तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेदः प्राणायामः। शब्दार्थ: तस्मिन् सति बराबर उस आसन के स्थिर हो जाने पर, श्वास प्रश्वास्योः बराबर श्वास और प्रश्वास की, गति विच्छेदः बराबर गति को रोकना, प्राणायामः बराबर प्राणायाम है। अन्वयार्थ: आसन के स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास की गति का रोकना प्राणायाम है। व्याख्या: श्वास बाहर की वायु का नासिका द्वारा अंदर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। प्रश्वास कोष्ठ स्थित वायु का नासिका द्वारा बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है। श्वास प्रश्वास की गतियों का प्रवाह रेचक, पूरक और कुंभक द्वारा बाह्याभ्यंतर दोनों स्थानों में रोकना प्राणायाम कहलाता है। रेचक प्राणायाम की बहिर्गति होने के कारण उसमें श्वास की स्वाभाविक गति का तो अभाव होता ही है, पर कोष्ठ की वायु का बहिर्विरेचन करके बाहर ही धारण करने से प्रश्वास की स्वाभाविक गति का भी अभाव हो जाता है। इसी प्रकार पूरक प्राणायाम में प्रश्वास की गति का तो अभाव होता ही है, पर बाह्य वायु को पान करके शरीर के अंदर धारण करने से श्वास की स्वाभाविक गति का भी अभाव हो जाता है, और कुंभक प्राणायाम में रेचन पूर्ण प्रयत्न के बिना केवल विधारक प्रयत्न से प्राण वायु को एकदम जहां के तहां रोक देने से श्वास प्रश्वास दोनों की गति का अभाव हो जाता है। जब ठीक आसन से बैठ जाएं, तब ऊपर बतलाई हुई रीति से प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के इन तीनों भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन अगले सूत्र में है। आसन यम नियम की भांति योग का स्वतंत्र अंग नहीं है, वह प्राणायाम की सिद्धि का उपाय है। इसलिए तस्मिन् सति उसके अर्थात आसन के हो जाने पर यह शब्द लाया गया है। संगति सुख पूर्वक प्राणायाम की प्राप्ति के लिए उसका भेद करके स्वरूप बताते हैं। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। शब्दार्थ: बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति बराबर बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। देश काल संख्याभिः परिदृष्टः बराबर देश, काल और संख्या से देखा हुआ, दीर्घ सूक्ष्मः बराबर लंबा और हल्का होता है। अन्वयार्थ: बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति देश काल और संख्या से देखा हुआ लंबा और हल्का होता है। व्याख्या: बाह्य वृत्ति श्वास को बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव करना रेचक प्राणायाम है। आभ्यंतर वृत्ति श्वास अंदर खींचकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव पूरक प्राणायाम है। स्तंभ वृत्ति श्वास प्रश्वास दोनों गतियों के अभाव से प्राण को एकदम जहां का तहां रोक देना कुंभक प्राणायाम है। जिस प्रकार तप्त लोह आदि पर डाला हुआ जल एक साथ संकुचित होकर सूख जाता है, इसी प्रकार कुंभक प्राणायाम में श्वास प्रश्वास दोनों की गति का एक साथ अभाव हो जाता है। इन तीनों में प्रत्येक प्राणायाम तीन प्रकार का होता है। पहला देश परिदृष्ट, देश से देखा हुआ अर्थात देश से नापा हुआ। जैसे पहला रेचक में नासिका तक प्राण का निकलना, दूसरा पूरक में मूलाधार तक श्वास का ले जाना और तीसरा कुंभक में नाभि चक्र आदि में एकदम रोक देना। दूसरा काल परिदृष्ट, समय से देखा हुआ अर्थात समयोपलक्षित अथवा समय की विशेष मात्राओं में श्वास का निकालना, अंदर ले जाना और रोकना। जैसे 2 सेकंड में रेचक, 1 सेकंड में पूरक और 4 सेकंड में कुंभक। तीसरा संख्या परिदृष्ट, संख्या से उपलक्षित, जैसे इतनी संख्या में पहला, इतनी संख्या में दूसरा और इतनी संख्या में तीसरा प्राणायाम। इस प्रकार अभ्यास किया हुआ प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म अर्थात
लंबा और हल्का होता है। भाव यह है कि ज्यों-ज्यों योगी का अभ्यास बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों रेचक, पूरक, कुंभक यह तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल और संख्या के परिणाम से दीर्घ, सूक्ष्म होता चला जाता है। अर्थात पहले-पहले रेचक प्राणायाम में बाहर फेंकते समय जितनी दूर तक प्राण जाता है, धीरे-धीरे अभ्यास से उसका परिमाण बढ़ता चला जाता है। इसकी जांच इस प्रकार की जाती है कि रेचक प्राणायाम के समय पहल नासिका के सामने पतली सी रुई रखने से जितनी दूर वह श्वास के स्पर्श से हिलती है, कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात उससे अधिक दूरी पर हिलने लगती है। इस प्रकार जब 12 अंगुल पर्यंत रेचक स्थिर हो जाए, तब उसको दीर्घ सूक्ष्म समझना चाहिए। जिस प्रकार रेचक प्राणायाम में श्वास की लंबाई बाहर बढ़ती जाती है, इसी प्रकार पूरक प्राणायाम में अंदर बढ़ती जाती है। अंदर श्वास खींचने में श्वास का स्पर्श चींटी जैसा प्रतीत होता है। यह स्पर्श अभ्यास के क्रम से नीचे की ओर नाभि तथा पादतल और ऊपर की ओर मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। नाभि पर्यंत पूरक स्थिर हो जाने पर उसको भी दीर्घ सूक्ष्म समझना चाहिए। इस तरह केवल रेचक पूरक की परीक्षा की जाती है। कुंभक में न बाहर कुछ हिलता है, न अंदर स्पर्श होता है। यह देश द्वारा परीक्षा हुई। काल द्वारा परीक्षा। इसी प्रकार तीनों प्रकार का प्राणायाम अभ्यास द्वारा काल के परिमाण में भी बढ़ता जाता है। आरंभ में जितने काल तक प्राणायाम होता है, धीरे-धीरे उससे अधिक काल तक बढ़ता जाता है। हाथ को जानु के ऊपर से चारों ओर फिराकर एक चुटकी बजा देने में जितना काल लगता है, उसका नाम मात्रा है। दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त किया हुआ प्राणायाम जब 36 मात्राओं पर्यंत श्वास प्रश्वास की गति के अभाव में होने लगे, तब उसको दीर्घ सूक्ष्म जानना चाहिए। संख्या द्वारा परीक्षा। इसी प्रकार संख्या के परिमाण से प्राणायाम बढ़ता जाता है। प्राणायाम के बल से कई स्वाभाविक श्वास प्रश्वास का एक-एक श्वास बनता जाता है। जब 12 श्वास प्रश्वास का एक श्वास बनने लगे, तब जानना चाहिए कि दीर्घ सूक्ष्म हुआ। यह प्रथम उद्घात मृदु दीर्घ सूक्ष्म 24 श्वास प्रश्वास का एक श्वास, द्वितीय उद्घात मध्य दीर्घ सूक्ष्म और 36 श्वास प्रश्वास का एक श्वास, तृतीय उद्घात तीव्र दीर्घ सूक्ष्म कहलाता है। उद्घात का अर्थ नाभि मूल से प्रेरणा की हुई वायु का सिर में टक्कर खाना है। इस प्रकार प्राणायाम अभ्यास से लंबा और सूक्ष्म बड़ी निपुणता से जानने योग्य होता चला जाता है। विशेष वक्तव्य। प्राण का विस्तार पूर्वक वर्णन पहले पाद के 34वें सूत्र में कर आए हैं। यहाँ प्राणायाम का क्रियात्मक रूप बतला देना आवश्यक है। एक स्वस्थ मनुष्य स्वाभाविक रीति से 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है। साधारण स्थिति में श्वास की गति इसी क्रम से होती है। पहली, श्वास का भीतर जाना, दूसरी, भीतर रुकना, तीसरी, बाहर निकलना और चौथी, बाहर रुकना। श्वास के भीतर जाने को श्वास, बाहर निकलने को प्रश्वास और अंदर तथा बाहर रुकने को विराम कहते हैं। इस स्वाभाविक श्वास प्रश्वास की गति के वशीकरण से शरीर के भीतर प्राण की समस्त सूक्ष्म गतियों का वशीकार हो सकता है और नाना प्रकार की अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इन दोनों गतियों के नियम पूर्वक रोक देने के अभ्यास से आयु बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, कुंडलिनी जागृत होती है और मन जो अति चंचल तथा दुह निग्रह है, प्राण से संबंध रखने के कारण उसके रुकने से शीघ्र स्थिर हो जाता है। योग का अंतिम लक्ष्य चित्त की वृत्तियों को रोकना है। इसलिए सूत्रकार ने प्राणायाम को योग का चौथा अंग मानकर
उसका लक्षण श्वास प्रश्वास की गति का रोकना किया है। 3 नियमित क्रियाओं से इस गति का निरोध किया जाता है। इसलिए प्राणायाम के 3 भेद पूरक बराबर आभ्यंतर वृत्ति, रेचक बराबर बाह्य वृत्ति और कुंभक बराबर स्तंभ वृत्ति किए हैं। पहला, पूरक द्वारा श्वास को देश, काल और संख्या के परिमाण से दीर्घ और सूक्ष्म करके उसकी गति का अभाव किया जाता है। इस प्रकार पूरक द्वारा श्वास की गति को रोक देने को पूरक सहित कुंभक अथवा आभ्यंतर कुंभक कहते हैं। दूसरा, इसी प्रकार रेचक द्वारा प्रश्वास को देश, काल और संख्या के परिमाण से दीर्घ और सूक्ष्म करके उसकी गति को रोक दिया जाता है। इस प्रकार प्रश्वास की गति को रोक देने को रेचक सहित कुंभक अथवा बाह्य कुंभक कहते हैं। जहां पूरक रेचक दोनों से श्वास प्रश्वास की गति को रोक दिया जाता है, वह सहित कुंभक कहलाता है। तीसरा, बिना पूरक रेचक किए हुए श्वास प्रश्वास दोनों की गतियों को कुंभक द्वारा एकदम जहां का तहां रोक दिया जाता है। यह भी देश, काल और संख्या के परिमाण से दीर्घ और सूक्ष्म होता है। इसको केवल कुंभक कहते हैं। चौथा, इन तीनों प्रकार के प्राणायामों से भिन्न एक चौथी विलक्षण क्रिया श्वास प्रश्वास की गति को रोकने की है। इसकी संज्ञा योग दर्शन में चतुर्थ प्राणायाम की है। इसमें श्वास प्रश्वास की गति को रोके बिना केवल रेचक पूरा किया जाता है। इसके निरंतर अभ्यास से श्वास प्रश्वास की गति देश, काल और संख्या के परिमाण से दीर्घ और सूक्ष्म होती हुई स्वयं निरुद्ध हो जाती है। समाधि पाठ के 34वें सूत्र में मुख्य प्राण के 5 भेद प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान तथा प्राण का निवास स्थान हृदय, अपान का मूलाधार और समान का नाभि बतला आए हैं। पूरक में प्राण समान से नीचे जाकर अपान के साथ मिलता है और रेचक में अपान समान से ऊपर जाकर प्राण से मिलता है। इसलिए कई योगाचार्यों ने प्राणायाम का लक्षण प्राण और अपान का मिलाना किया है। यथा